एक आईपीओ करके बड़ा हल्ला हुआ, जितने यंगस्टर्स में मिल रहा था भैया आईपीओ ले लिया, आईपीओ आ गया, आईपीओ हो गया। अब वो एकदम से जो चार्म था आईपीओ का वो गायब सा हो गया। सेविंग के लिए जरूरी है डिसिप्लिन। प्रॉब्लम वहां स्टार्ट होती है जब 30,000 रुपए का आदमी एयर कंडीशनर भी सोचता है, गाड़ी भी सोचता है, महंगा घर भी सोचने लगता है। ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं ले जिससे आपके ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस आए और आपको मेंटल स्ट्रेस आए। 90% जो ट्रेडर्स हैं वो पैसा गंवा देते हैं, ऐसा होता है? ज्यादा ही होता होगा 90। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अगर आप गरीब पैदा होते हैं तो इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं तब आपकी गलती है, क्योंकि आपके पास में मौका था अमीर बनने का, अपने घर के हालात बदलने का, अपनी लाइफस्टाइल को बदलने का। तो कैसे पैसा कमाया जा सकता है और सबसे बड़ी बात पैसे से पैसा कैसे बनाया जा सकता है, पैसे को कैसे काम पर लगाया जा सकता है, इसी बारे में बात करेंगे गपशप विद कार्तिक में। आज बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, अंकित माहेश्वरी साहब सीए हैं और देश की जो टॉप ए लिस्टेड कंपनीज हैं उनके साथ फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पर काम कर रहे हैं। आईसीआई के फॉर्मर सेक्रेटरी हैं, तो बहुत बड़ी प्रोफाइल है, लेकिन मैंने कट शॉर्ट करके आपको कम में समझाई, बाकी विस्तार से सर समझाएंगे। सबसे पहले तो ये समझाइए कि काफी लोगों को लगता है कि यार सैलरी बढ़ जाएगी ना तो पैसा बढ़ जाएगा, ये माइंडसेट सही है या गलत है? नहीं, सिर्फ सैलरी बढ़ने से पैसा नहीं बढ़ता। नेचुरली सैलरी बढ़ेगी तो कोई तो फाइनेंशियल गेन आपको होगा ही होगा, लेकिन पैसा बढ़ता है डिसिप्लिन से, पैसा बढ़ता है इन्वेस्टिंग से, पैसा बढ़ता है राइट काइंड ऑफ डिसीजन से, पैसा बढ़ता है राइट स्टेट ऑफ माइंड में रहने से। सिर्फ सैलरी बढ़ने से पैसा बढ़ने वाला नहीं है। मतलब सिर्फ अप्रेजल हो जाएगा और आपको लग रहा है कि मैं अमीर बन जाऊंगा तो वो तो होना ही नहीं, वो तो ऑर्गेनिक ग्रोथ है। अगर लाइफ में आपको इनऑर्गेनिक ग्रोथ चाहिए, लाइफ में आपको जंप्स चाहिए, हाइक्स चाहिए, तो इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है और उसी पे ही ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। और इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट का भी सही तरीका पता होना जरूरी है ना। बिल्कुल सही बात है, अदरवाइज तो फिर पैसा डाला और वो भी चला गया। हाँ, पता चली जो था वो भी नहीं बचा। मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स है, हाँ, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है जिनके थ्रू इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। हाँ, इंडिया में आप गोल्ड, सिल्वर, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट्स, इतने सारी चीजें आ गई है। एंड इनफैक्ट आज इंडिया में बैठे बैठे आप बाहर भी पैसा लगा सकते हैं। अच्छा, राइट है ना। जो मतलब आज की डेट में हम बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बूम है। हमने पिछले कुछ दिनों में माइक्रोन का नाम बहुत सुना, 3rd नंबर पे आ गई, जो कंपनी टॉप 500 में भी नहीं थी। और जिस तरीके से वो ग्रोथ जर्नी उन्होंने देखी 3 डेकेड्स की, वो कमेंडेबल है। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ इंडियन मार्केट्स की बात भी नहीं करें, आज हम फॉरेन मार्केट्स की भी बात करें, कैसे बाहर के मार्केट्स में पैसा भी लगाया जा सकता है, क्या सेफ वेज है, बिल्कुल डिस्कस करना चाहिए। बट आपकी इस बात से मैं सेकंड करूंगा, पैसा आएगा तो पैसे को इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप इन्वेस्ट कर पाते, सही चैनल्स पे कर पाते, आपकी टाइमिंग सही है, आपकी एंट्री सही है, आपके एग्जिट सही है, निश्चित रूप से जैसा आपने शुरू में कहा, आप हो सकता है गरीब पैदा हुए हो लेकिन गरीब आप जाएंगे नहीं, अमीर बन जाएंगे। अच्छा ये बताइए, अभी का जो यूथ है या अभी के जो लोग हैं, ओवरऑल में बात करता हूँ, क्यों जो है वो मिस्टेक कर रहे हैं और क्यों जो है ग्रो नहीं कर पा रहे, कहाँ गड़बड़ हो रही है? कार्तिक जी, मेरा ऐसा मानना है कि पोस्ट कोविड बहुत बड़ा चेंज आया है मार्केट में, यंग जनरेशन के माइंडसेट में। अच्छा, और इंडिया हमेशा एक सेविंग इकोनॉमी था। हमेशा ये कोशिश की जाती थी, क्योंकि हम अंडर डेवलप्ड से डेवलप्ड की तरफ जर्नी ले रहे थे, तो हमेशा हमारे बड़े लोगों ने भी हमें इस चीज को सिखाने की कोशिश करी कि पैसा बचाओ, सेव करो, खर्च मत करो, है ना। लाइफ बहुत बड़ी है, लाइफ स्पैन बहुत बड़ा है, आगे बहुत सारी कंटिजेंसीज आ जाती है, बहुत सारी जरूरतें, और आदमी उस हिसाब से अपनी लाइफ को प्लान करता था। जब मैं मेरे पेरेंट्स को देखता हूँ और मेरे को देखता हूँ और मेरे बच्चों को देखता हूँ, तो तीनों there's a huge difference in terms of how they want to spend their money. एंड इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि पोस्ट कोविड जो सबसे बड़ा चेंज आया वो ये आया कि कोविड ने लोगों को ये माइंडसेट दिया कि लाइफ स्पैन लिमिटेड है, और उस लिमिटेड लाइफ स्पैन में क्या आप उस पैसे को खर्च करके अपने ऊपर अपनी जिंदगी बेहतर करना चाहते हैं, या आप उस पैसे को सेव करके जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। ये दो रूट्स है, राइट। सो कोविड ने जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने दिया वो ये दिया कि जो यंगर जनरेशन आई आफ्टर 2019-20, जो
इन द एज ब्रैकेट ऑफ 25 to 30 एंटर करे और जो कमाने की एज होती है या फर्स्ट टाइम सैलरीज विड्रॉ करने की एज होती है, उसमें लोगों को लगा कि हमें हमारे ऊपर ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए और यहीं से ही प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। जब हम इसको, मैं ये नहीं कह रहा कि एक अच्छी लाइफस्टाइल नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक अच्छी लाइफस्टाइल इन अ लॉन्गर होराइजन भी होनी चाहिए। आपके माइंड में क्लैरिटी भी होनी चाहिए कि मैं मेरी नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या प्लानिंग कर रहा हूँ। आपके दिमाग में क्लैरिटी भी होनी चाहिए कि मेरी कंटिजेंसी को क्या प्लान कर रहा हूँ। तो लोग यूनिडायरेक्शनल हो गए, लोगों को लगा पैसा खर्च करो। लुक एट फ्लाइट फेयर्स, लुक एट होटल का अकोमोडेशन, राइट। आज से 5 साल पहले जिन होटलों में हम 8-10 हजार रुपए में रुकते थे, आज वो 25-30 हजार के हो गए। फ्लाइट्स इतनी महंगी हो गई हैं। इसका मुख्य कारण यही है कि कंजम्पशन बढ़ गया है और लोग, यंग जनरेशन कहती है ना योलो, यू लिव ओनली वंस, राइट। लोग उस कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब कर गए। दिस इज अ वेरी वेरी अमेरिकन कॉन्सेप्ट। अमेरिका इज एन इकोनॉमी जहां पे आप ये बोलेंगे कि अमेरिका स्पेंड इकोनॉमी है। हम सेविंग इकोनॉमी थे और हम सेविंग से बहुत क्विकली स्पेंड इकोनॉमी पे चले गए, टर्न अराउंड हुआ और हम स्पेंड इकोनॉमी की तरफ चले गए। तो इस युवा को ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आज भी हम डेवलपिंग नेशन है, डेवलप नहीं है। बहुत सारी कंटिजेंसीज है जो हमारी आएगी। आज भी हमारे फैमिली स्ट्रक्चर अमेरिका की फैमिली स्ट्रक्चर से बहुत बड़े। अमेरिका में बहुत न्यूक्लियर फैमिली स्ट्रक्चर है। यहाँ you live with 5, 6, 7, 8 people and you are the person, if I am the bread earner, अगर मैं ही रोजी रोटी कमा रहा हूँ तो मुझे ही इंश्योर करना है कि उन 7-8 जनों का सब ठीक रहे, फ्यूचर भी सिक्योर हो और बाय पैरेलली मुझे मेरी लाइफ भी जीनी है। मैं ये बिल्कुल, मैं इसके जो आज से 20-25 इयर्स पहले के माइंडसेट था जहाँ पे लोग सेव ही करते थे नेक्स्ट जनरेशन के, मैं भी नहीं कहता कि आप सेव ही करते रहे। सेव कंजम्पशन का आप बैलेंस कैसे क्रिएट करते, आपकी सक्सेस और आपकी लाइफ की जर्नी और लाइफ की हैप्पीनेस इससे डिटरमाइन होगी। सो बेसिकली कह रहे हैं सर कि सिर्फ योलो पे जाएंगे तो पंगा हो जाएगा, आपको बीच में एक बैलेंस जो है वो निकालना होगा, अदरवाइज जो है प्रॉब्लम हो सकती है। एक और कॉन्सेप्ट है जिस पर बड़ी बात होती है कि घर खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ये कहते हैं कि भैया हमारी इससे पहले वाली जनरेशन थी, उन्होंने सारा पैसा बचाया बचाया बचाया, फिर घर खरीदा बिल्कुल अंत में जाके, और फिर उस घर में भी जो बच्चे हैं उन्होंने कहा पापा मम्मा आप तो जाओ अब बाहर, अब हम रहेंगे, तो वो उसको भी भोग नहीं पाए। तो ये जो घर वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि विदेशों में मैं देखता हूँ कि वहां पर ये कॉन्सेप्ट नहीं है, वो थोड़ा सा ये सोचते हैं कि हम रेंट पे रह ले और फिर जो है घूमने निकल जाए। सारी इकोनॉमीज बिल्कुल अलग है। एलन मस्क खुद का घर नहीं रखते, ये बात हमें पता है, राइट। किराए के घर में रहते हैं, जो मैंने सुना है, जितनी मेरी जानकारी है। इंडिया में मैंने आपको जैसा पिछले में भी बोला, फैमिली स्ट्रक्चर्स को बहुत ज्यादा देखना चाहिए। घर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत इमोशनल एस्पेक्ट है। हाउस बाइंग इज लिंक्ड टू योर इमोशंस आल्सो, एंड इंडियंस घर पे पैसा खर्च करने में आज भी इंटरेस्टेड है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो इंडिया में ही होती है, जैसे शादी। जिस लेवल का पैसा हम शादी में इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, स्पेसिफिकली इन नॉर्थ इंडिया, राइट, बाहर बिल्कुल भी ऐसी कल्चर नहीं है। इनफैक्ट इन सदर्न इंडिया भी ऐसी कल्चर नहीं है, राइट, बट हमारी ये कल्चर है, राइट। सो हमें ये डिसीजंस लेने चाहिए हमारी कल्चर को देखते हुए, हमारी प्रायोरिटीज को देखते हुए, हमारे माइंडसेट को देखते हुए, हमारी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए। रेंट पे लेना और खरीदना दोनों सब्जेक्टिव है। अगर आप रेंट में ले रहे हैं तो एक अपॉर्चुनिटी आपके पास एग्जिस्ट करती है कि आप उस पैसे को कहाँ पे मल्टीप्लाई करें। एक पुरानी किताब चलती थी, रिच डैड पुअर डैड, अगर आपको याद है, तो उन्होंने हमेशा बोला कि घर असेट होता ही नहीं है। जापानीज कॉन्सेप्ट भी यही कहता था कि घर असेट नहीं होता। लेकिन इंडियनाइज कंटेक्स्ट में आप ये देखिए, जिस लेवल की कंटिजेंसी आती है, जो फैमिली स्ट्रक्चर है, घर की रिक्वायरमेंट हमेशा कहीं ना कहीं जरूरी लगती है। और मेरा मानना है कि घर खरीदने में कोई भी हार्म नहीं है, सब्जेक्ट टू आप वैसा घर खरीदे जो आपकी इनकम से कॉम्पनसेटिंग हो, क्योंकि हाउसिंग लोन इतने सस्ते हो गए हैं। अगर आपकी एनुअल इनकम से 15 लाख रुपए, 18 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, तो आपको ये डिसीजन, आप उस स्थिति में जाके आप 10 करोड़ का घर अगर खरीद के बैठेंगे तो अल्टीमेटली आप सिर्फ ब्याज देते रहेंगे जिंदगी भर, और उस घर को अपना बनाने में आपको बहुत दिक्कत होगी। ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं ले जिससे आपके ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस आए और आपको मेंटल स्ट्रेस आए। इसी पे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि 2 लाख की सैलरी कमाने वाला आदमी
और 30,000 की सैलरी कमाने वाला आदमी जब दोनों की बात करते हैं, फाइनेंशियल डिफरेंसेस क्या होते हैं, कैसे दोनों सेव कर सकते हैं, कैसे थोड़ा सा स्मार्ट लिविंग की तरफ बढ़ सकते तो जैसा मैंने कहा कि सेविंग के लिए जरूरी है डिसिप्लिन। हैं? डिसिप्लिन मतलब आप 30,000 कमा रहे हो या आप 2 लाख रुपए कमा रहे हो, आपको वो डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा कि मैं इतना परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट जो है वो बचाऊंगा। मैंडेटरली सेव करूंगा। जिंदगी 30,000 रुपए में भी निकाली जा सकती है, मुश्किल होगी, वो क्वालिटी नहीं मिलेगी जो 2 लाख वाले को मिल रही है। 2 लाख वाले को एयर कंडीशनर्स मिलेंगे तो 30,000 वाले को पंखा कूलर मिलेगा। ये फैक्ट है, वी कांट डिनाई दैट फैक्ट, राइट। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए, जब प्रॉब्लम वहां स्टार्ट होती है जब 30,000 रुपए का आदमी एयर कंडीशनर भी सोचता है, गाड़ी भी सोचता है, महंगा घर भी सोचने लगता है, तब वो एक फाइनेंशियल स्ट्रेस में चला जाता है और वहां से दिक्कत होती है। सो प्राइमरीली कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको अपने सेविंग डिसिप्लिन को बेसिस योर इनकम वो डिसाइड कर लेना चाहिए। आपका सेविंग गोल प्री डिटरमाइंड होना चाहिए। अगर 30,000 रुपए की है और आपने 3,000 रुपए का भी गोल लिया है तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट गोल है। इस गोल की तरफ आपका कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो क्यूमुलेटिव वैल्यू ऑफ मनी है, जब पैसा क्यूमुलेट करता है, मल्टीप्लाई करता है, ये 3,000 रुपए अगर राइट टाइम पे, राइट कंपनी में, राइट इन्वेस्टमेंट चैनल पे अगर जाते तो निश्चित रूप से आप भी ग्रो करते। कहीं ना कहीं आपको वो ग्रोथ और सपोर्ट मिलेगा जब आपकी लाइफ में आपको जरूरत होगी। अब यही थोड़ा सा आम भाषा में आप हमारी ऑडियंस को समझाइए कि जो आपने बताया कि अगर आप सही तरीके से इन्वेस्ट करते हैं तो चीजें बदल जाती। 30,000 वाला भी उसी मार्केट में एंटर कर सकता है, 2 लाख वाला भी कर सकता है, मार्केट तो सबका है। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? सबसे पहले तो कैसे जाएं मार्केट में, क्या करें, उसके लिए थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ आप शुरू कीजिए। सो बेसिक इन्फॉर्मेशन की जब अपन बात करते हैं कि भाई मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए, गोल हमने डिसाइड किया, मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए और मिनिमम इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होना चाहिए, राइट। सिर्फ मार्केट ही एक जगह नहीं है जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है। पैसा इन्वेस्ट करने के मल्टीपल सोर्सेज है, राइट। आज की डेट में और मार्केट में भी ऐसे इतने डिफरेंट सोर्सेज आ गए। जैसे कॉन्सेप्ट है रीट। क्या ये? रीट होता है इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं। अच्छा। विच मीन्स कि आप अगर रीट्स खरीदेंगे तो आपको किसी प्रॉपर्टी का कुछ पोर्शन आपके नाम पे हो जाता है थ्रू दैट रीट। मीनिंग दैट अगर उस प्रॉपर्टी से कोई रेंटल इनकम भी जनरेट होती है तो इट इज एज गुड एज इंटरेस्ट और अ डिविडेंड फॉर यू। इतने मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं। इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे भी है जो बिल्कुल डायरेक्टली आप किसी शेयर या स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट ऐसे भी हैं जहां पे आप गोल्ड और सिल्वर के ETFs एंड फंड्स खरीद सकते हैं। लेकिन अभी के मार्केट में सही रहेगा अभी जो सिनेरियोस में गोल्ड और सिल्वर की तरफ जाना? अभी तो आई थिंक डायरेक्ट गोल्ड बाइंग तो बचना चाहिए। नहीं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का इस पे टेक है कि डायरेक्ट गोल्ड बाइंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि फॉरेन करेंसी रिजर्व्स में इंडिया के लिए इस बार जरूरी है कि हम अपने फॉरेन करेंसी रिजर्व्स आगे किसी भी कंटिजेंसी के लिए होल्ड करें। अदरवाइज कन्वेंशनली गोल्ड हैज ऑलवेज बीन अ वेरी फाइन ऑप्शन। और आज के मार्केट में भी गोल्ड एंड सिल्वर विल बी अ फाइनर ऑप्शन सब्जेक्ट टू आप जब भी इन्वेस्ट करें तो लमसम नहीं करें, थोड़ा थोड़ा धीरे करें, स्लो करें, उसकी टाइमिंग रखें। ऐसा हो सकता है आज गोल्ड 1,55,000 रुपए का है, कल यू नेवर नो ग्लोबल सिनेरियो किस तरीके से चेंज हो रहे हैं और ये 1,20,000 पे भी आ जाए तो आपके पास 1,20,000 पे भी इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। ये गिर के अगर 1,00,000 रुपए पे भी आ जाए तो आपके पास 1,00,000 रुपए पे इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। Moral is you should not put all your eggs in one basket and at one single point of time. एक साथ सभी पैसा एक जगह लगाना बहुत बड़ा इन्वेस्टिंग का क्राइम है और इससे हमें बचना चाहिए। सारा पैसा ऐसा ना हो कि आपने जितना बचाया था सारा एक जगह पे डाल दिया, क्योंकि जैसे ही लॉस होगा सारा ही पैसा आपका चला जाएगा, इरोड हो जाएगा। इसीलिए सर ने कहा कि सारे जो एग्स हैं वो एक ही बास्केट में नहीं होने चाहिए। अब थोड़ा सा मुझे बताइए कि अगर किसी की सैलरी, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं कि 40,000 रुपए पर मंथ जो है कमा रहा है व्यक्ति, तो उनको कितना सेव करना चाहिए? क्या परसेंटेज आप बताएंगे कि इतनी परसेंट तो आपको सेविंग करनी चाहिए लाइफ में? टू स्टार्ट विद मुझे लगता है कि जब तक आप 50,000 से नीचे के ब्रैकेट में तो आप सेविंग आइडियली 8 to 10% से ज्यादा आपके लिए सेव करना बहुत डिफिकल्ट रहता है। लुकिंग एट द सिनेरियो ये भी डिपेंड करता है कि आप बैचलर हैं या आप मैरिड है। मैरिड है तो आपके बच्चे हैं,
बचे नहीं है, सारी चीजें बहुत सिचुएशनल है, या मल्टीपल फैक्टर्स, राइट। बट फॉर अ बैचलर 50,000 इफ यू आर अर्निंग, आप 50,000 रुपए या 40,000 रुपए कमा रहे, तो 8 से 10% कंपोनेंट ऐसा है जो आप सेव कर पाएंगे। वो करना ही चाहिए, वो करना ही चाहिए, राइट। अब ये बताइए कि एक हम सुना करते थे कि यार एफडी करवा लो, एफडी करवा लो, एफडी करवा लो, क्या वो एफडी जो है अब बिल्कुल इररेलेवेंट हो गई है, या अभी भी फिक्स डिपॉजिट जो है इट्स रेलेवेंट, या रिटर्न दे रहा है? फिक्स डिपॉजिट का एवरेज रिटर्न 6 to 8% है, राइट। इररिस्पेक्टिव आरबीआई क्या रेट रिवाइज करता है, बट 6 से 8% का रिटर्न है। एफडी एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट आज भी एग्जिस्ट करता है, इवन दो कई बार आपको ऐसा लगता है कि क्यों एफडी का रिटर्न नेगेटिव है, लोग क्यों बोलते हैं कि ये आपने क्वेश्चन ही क्यों पूछा कि ये रेलिवेंट है, कि अगर इन्फ्लेशन 5-6% है और मेरे पास इंटरेस्ट भी 6-7% का रहे, तो क्या ही मतलब तो इंक्रीमेंटली क्या मैं आधा 1% पैसा कमा रहा हूँ, तो मैं अपनी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को तो निकाल ही नहीं पा रहा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी को निकाल नहीं पा रहा। लेकिन कुछ पैसा एफडी का द बिगेस्ट एडवांटेज इज इट इज फिक्स्ड। सेकंड, जब कंटिंजेंसी होती है तो सबसे इजी तरीका है एफडी से पैसा निकालना। थर्ड, आज की डेट में एफडीज में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी कि आप 15 दिन की एफडी से लेके 3 साल तक की एफडी करा सकते हैं। सो एफडी में कुछ कंपोनेंट हमेशा होना चाहिए, वो ऐसा पैसा है यू शुड कंसिडर इट कि जो मुझे अपने सेविंग अकाउंट में रखना है। पैसा सिर्फ आपको अपने सेविंग अकाउंट में मिनिमम रखना चाहिए। The next is fixed deposit only, and there has to be some component, some amount जो आपको उस पे पार्क करना जरूरी है अगर आप सेंसिबली इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कुछ बैंक्स भी तो ऐसी हैं जो सेविंग्स में, आपके अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में जो पैसा पड़ा है उस पर आपको इंटरेस्ट देती है। सारे बैंक सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट मतलब अच्छा देती है, मैं कह रहा हूं, राइट। जो नए बैंक्स आए वो तो अच्छा परसेंटेज दे रहे हैं, वो अच्छा परसेंटेज, तो फिर एफडी क्यों कराएगा आदमी? सो ये डिपेंड करता है कि भाई व्हाट्स योर माइंडसेट। हाँ, सो नेचुरली उनका जो सेविंग का इंटरेस्ट है वर्सेस उनका जो एफडी का इंटरेस्ट है, तो एफडी का इंटरेस्ट थोड़ा स्लाइटली फिर भी हायर ही रहता है। बट आपको अगर पैसा लिक्विड रखना है, एकदम हैंड्स ऑन रखना है, तो आपको ऐसे बैंक अकाउंट में अकाउंट खुलाना चाहिए, सेविंग्स पे इंटरेस्ट लेना चाहिए। पॉसिबली आप उस सिचुएशन में एफडी नहीं भी कराएंगे तो चलेगा, बट यू शुड बी एबल टू कीप अ मिनिमम बैलेंस ऑफ द सेम अमाउंट जो आप सोचते हो कि मुझे एफडी के लिए कराना चाहिए। तो जितना पैसा आप एफडी में डालना चाह रहे थे उतना अगर आपने बैंक में भी रख दिया तो उसका परसेंटेज भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आता रहेगा। क्या पड़ा रहना देना चाहिए या उसको भी काम पे लगा सकते हैं? जब सेविंग्स अकाउंट में पैसा है, राइट, तो नेचुरली वो पैसा, मैंने आपको बोला, उतना ही होना चाहिए जो आपकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स मैच कर रहा हो। उससे ज्यादा पैसा रखना बहुत एडवाइजेबल नहीं है। इसका मतलब ये कि एनीथिंग अबव दैट, तो उस पैसे को तो आपको हमेशा ही रखना पड़ेगा कोई भी इवेंट के लिए। लेकिन उससे ज्यादा अगर कोई भी पैसा है तो आपको यू शुड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स मार्केट एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स। एक आईपीओ करके बड़ा हल्ला हुआ, आपको याद होगा। अभी इससे पिछले साल मैं बात करूंगा तो पिछले सालों में जितने यंगस्टर्स से मिल रहा था, भैया आईपीओ ले लिया, आईपीओ आ गया, आईपीओ हो गया। अब वो एकदम से जो चार्म था आईपीओ का वो गायब सा हो गया। क्या उसके पीछे कहानी? कार्तिक जी, मार्केट साइक्लिक होता है। आपको याद होगा 2008 का जब रिसेशन आया, तो रिलायंस पावर का एक आईपीओ आया था जो बहुत हाइप्ड आईपीओ था। अच्छा, राइट। इट इज 2007-8 समवेयर डाउन द लाइन। सो ऐसा नहीं है कि मार्केट में ये साइकिल एक ही बार आती है। मैं पिछले 3 डेकेड से देख रहा हूँ ऐसी साइकिल कम से कम नहीं तो 7 से 8 बार आई है। अच्छा, आज आपको दिख रहा है कि आईपीओ का मार्केट लो है क्योंकि मार्केट्स में ग्रोथ नहीं है। इन्वेस्टर का, इंडियन इन्वेस्टर का ही कॉन्फिडेंस अभी शेकन है। एफआईआईज तो बहुत मैसिवली एग्जिट कर रहे हैं इंडियन मार्केट से। तो नेचुरली इस समय पब्लिक इशू लाना कंपनी पसंद नहीं करती। लेकिन कंपनीज को तो ग्रोथ के लिए हमेशा कैपिटल की जरूरत है। जब राइट टाइम आएगा, जब साइकिल शिफ्ट होगी, आप देखेंगे वापस से कंपनीज जो है वो आईपीओज ला रही है और वापस से आपको ऐसी साइकिल दिखेगी, इससे भी ज्यादा बूमिंग साइकिल दिखेगी। तो ये दिस इज, आज आईपीओज आर नॉट गुड बिकॉज योर सेकेंडरी मार्केट्स आर नॉट परफॉर्मिंग। 10 आईपीओ को हम प्राइमरी मार्केट बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। 10 द चांसेस कि आपके प्राइमरी मार्केट्स परफॉर्म करें वो कम है। ऐसी स्थिति में कंपनीज रिफ्रेन करती है पब्लिक से पैसा इकट्ठा करने में, उनको वो राइट सेट ऑफ वैल्यूएशंस नहीं मिल पाते। राइट, इसलिए आईपीओ नहीं आ पा रहे हैं। तो अंदर की कहानी इन्होंने बता दी। एक बात ये बताइए कि काफी लोग कहते हैं कि मार्केट हिला हुआ है,
लेकिन काफी लोग ये भी कहते हैं कि ये जो हिला हुआ मार्केट है, जो बिल्कुल डाउन है इस समय, वहां से आप जो है इन्वेस्ट कीजिए, आपके ग्रो होने के चांसेस बहुत सो कोविड में भी मार्केट एक बार स्टीप फॉल करा था, जिसने कोविड में इन्वेस्ट करा है। और जो 2025 से पहले एग्जिट कर गया, दे हैव मेड मनी। एज आई टोल्ड यू, मार्केट साइक्लिक है, बॉटम आउट कहाँ होगा ये किसी को नहीं पता। अगर कोई ये कहता है कि जी यही बॉटम है, तो मुझे लगता है कि वो खुदा ही है ना, क्योंकि ये भगवान को ही पता है कि बॉटम आउट लेवल्स क्या होते हैं। हमें नहीं पता हम क्या देखने जा रहे हैं, राइट। जिस तरीके का ग्लोबल क्राइसिस है, हमें कितना होल्ड करना पड़ेगा, सारे प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ गई है, हर जगह चीजें महंगी होती हुई दिख रही है, फ्रॉम बेसिक्स टू लग्जरीज, राइट। सो मॉरल, अगर मार्केट आपको लो लगता है तो आपको कुछ पैसा लगाना चाहिए। जैसा मैंने कहा, वो पैसा एक साथ नहीं लगाना चाहिए, एक होराइजन पे लगाना चाहिए। 10-20% आप आज इन्वेस्ट करें, 2-3 महीने बाद आप फिर 10-20% इन्वेस्ट करें। ऐसे करके अगर आप 1 साल 1.5 साल में पैसा लगाएंगे, तो मार्केट जब रिबाउंड करेगा तो आपको एक अच्छा एवरेज रिटर्न देगा। अच्छा, अब एक बात बताइए, मार्केट से थोड़ा आगे चलते हैं, क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं। आजकल काफी लोगों की जो लाइफस्टाइल है, सब कुछ क्रेडिट कार्ड पर बेस्ड हो गई है, और क्रेडिट कार्ड वाले भी इतना ज्यादा जो है प्रिविलेज दे रहे हैं, इतना ज्यादा जो आपको एडवांटेज दे रहे हैं, आप कहते हो यार एक तो होना ही चाहिए। तो क्रेडिट कार्ड लेना सही है, गलत है, क्या इसके नुकसान है? सो क्रेडिट कार्ड लेना बिल्कुल सही है ना। इम्पोर्टेंट ये है कि क्रेडिट लिमिट क्या है। अच्छा, क्रेडिट कार्ड में आपको जो क्रेडिट लिमिट दी है, क्योंकि बैंक्स अक्सर आपको काफी बढ़ा के क्रेडिट लिमिट देते हैं, जाओ खर्च करो, है ना। कुछ ऐसा पीरियड भी देते हैं जहां पे बैंक्स आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पूरे महीने की क्रेडिट कार्ड की जो ड्यू डेट है, वो नेक्स्ट महीने की 13th या 14th है। इसका मतलब मुझे, अगर मैंने 1 जून को कोई पैसा खर्च किया है, तो मेरे पास 14 जुलाई तक का पीरियड है उस पैसे को वापस देने के लिए, वापस देने का। उसके बाद क्रेडिट कार्ड बैंक्स की कमाई का है, जब आप वो पेमेंट को डिफॉल्ट कर देते, जब आप वो क्रेडिट लिमिट्स अवेल कर लेते जो आपको पता था कि मैं 15 तारीख को पे नहीं कर पाऊंगा, वहां से जो इंटरेस्ट रेट है वो अप टू इवन 36% भी हो जाती है। और जो पीनल चार्जेस है, उस पे जो जीएसटी चार्जेस है, फिर उन चार्जेस का क्यूमुलेशन होना, वहां पे आके आदमी फंस जाता है बुरी तरीके से। सो क्रेडिट कार्ड लेना बिल्कुल सही है, उसका जुडिशियस इस्तेमाल करना ये हमारे हाथ की बात है। हमें ये पता होना चाहिए कि हम अगले महीने की 15 तारीख को दे पाएंगे कि नहीं, कितना पैसा दे सकते हैं, हम उसी हिसाब से यूज करें। इम्पल्सिव बाइंग कहते हैं इसको। आप मॉल में गए, आपको 10,000 रुपए का जूता पसंद आया, ले लिया, आपने क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया, क्योंकि कैश नहीं था। हो सकता है उस समय बैंक अकाउंट में भी 10,000 रुपए नहीं हो, आपने वो जूता ले लिया, ये सोच के कि 15 तारीख में तो अभी टाइम है, कुछ ना कुछ हो जाएगा, कर ही लेंगे। ऐसा कभी कुछ नहीं होता। आपको ये पता होता है, अगर आप अगले 45 दिन का फोरकास्ट ठीक से नहीं कर पा रहे, तो आप निश्चित मानिए कि आपका डिसिप्लिन लेवल बहुत ही पुअर है। राइट। तो ये जो इम्पल्सिव बाइंग करना, ऑनलाइन में भी ऐसा होता है। आप ऑनलाइन कोई चीज देखते, आपको लगता है खरीद लो, सेल चल रही है, तुरंत ले लेते, अभी क्या लगेगा। ये सब सिर्फ फंसने के काम है। आपको बहुत ही पेशेंस रखनी पड़ती है और असेस करना पड़ता है कि ये आपकी रिक्वायरमेंट से मैच होता है या नहीं। तो मछली जैसे जाल में फंसती है, वैसे आपको फंसना नहीं है, जो बताया सर ने कि इम्पल्सिव बाइंग से बचना है। इम्पल्सिव बाइंग इज रियली रियली डेंजरस। ये बताइए कि इसके चक्कर में जो क्रेडिट कार्ड का स्कोर खराब हो जाता है, सिबिल जिसे कहते हैं, थोड़ा सा वो भी डिफाइन कर दीजिए, क्या होता है और कैसे वो खराब होता है, कौन सी आदतें जो है उस क्रेडिट स्कोर को खराब कर रही हैं। सो सिबिल इम्पोर्टेंट स्कोर है ना। खराब क्रेडिट कार्ड से होता है और आपको हाउसिंग लोन नहीं मिलता, राइट। और अभी तो ये जब इंटीग्रेशन होगा, इसका पूरा कंप्लीट इंटीग्रेशन जब होगा, तो हमें पता चलेगा कि सिबिल की क्या महत्वता है। सो क्रेडिट स्कोर ये दर्शाता है कि आदमी की क्रेडिट वर्दीनेस क्या है, और इस आदमी को अगर पैसा दिया जाए तो इसकी क्रेडिट रिस्क क्या है, बैंक के लिए रिस्क क्या है और वर्दीनेस क्या है। जब वो उस क्रेडिट स्कोर को आपने कहा कैसे खराब होता है, तो क्रेडिट कार्ड का डिफॉल्ट करने से खराब होता है, अपनी इंस्टॉलमेंट्स नहीं देने से खराब होता है। कोई भी बैंकर को, और बैंकर नहीं, कोई भी एनबीएफसी भी अगर है, अगर आपने कोई भी स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस लिया है और आप उसको चुकाएंगे नहीं, वो ऑटोमेटिकली आपके सिबिल में जाके रिफ्लेक्ट होने लग जाता है। अगर आप उसका टाइमली पेमेंट करते रहते हैं तो आपका स्कोर बहुत अच्छा रहता है। जैसे ही उसमें आपने वेरिएशन करा,
सो ये मैटर नहीं करता कि आपने पैसा 15 जून को दिया, 15 जुलाई को दिया या नहीं दिया, पर यही मैटर करता है कि आपने पैसा 15 जुलाई से पहले दे दिया। इसके बाद अगर आपने 17-18 को दिया तो आपका सिबिल खराब होने लग जाएगा। अगर आपने उसके इंटरेस्ट नहीं दिए, अक्रूड प्रिंसिपल पे नहीं किया, तो वो और ज्यादा खराब होने लग जाएगा। और इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट तब होगा जब आप बैंक से कोई स्ट्रक्चर्ड लोन लेने जाएंगे, तो बैंक बोलेगा आपका स्कोर खराब है, हम नहीं दे आपको इतना सकते पैसा या तो नहीं दे सकते, कम दे सकते, या आपका इंटरेस्ट रेट भी डिफाइन हो जाता है उसकी वजह कि से। आपका सिबिल कितना अच्छा है। अगर सिबिल अच्छा है तो आपको, आप एक नहीं 4 बैंक लाइन लगा के आपके सामने खड़े होंगे, आपके पास ऑप्शंस होंगे, आप निगोशिएट कर पाएंगे। बैंक को पता है ये बहुत क्रेडिट वर्दी आदमी है और इसके साथ डील करना बैंक के लिए फायदे का सौदा होगा। राइट। अब ये बताइए कि लोन वाली आपने बात करी, कार लोन हो, होम लोन हो, कौन सी एक बेसिक कैलकुलेशन है जो कर लेनी चाहिए ऐसे लोन लेने से पहले? सो बेसिक कैलकुलेशन, सबसे पहले तो आपको ये देख लेना चाहिए कि हम एक टेबल बनाते हैं प्रिंसिपल इंटरेस्ट की बाइफरकेशन की। आपको देख लेना चाहिए कि भाई आज मैं 10 लाख की गाड़ी ले रहा हूँ, उसमें से मैंने 30% पैसा दे दिया, मान लीजिए 3 लाख रुपए दे दिया, 7 लाख रुपए लोन ले लिया। 7 लाख रुपए का लोन मुझे कितने साल में चुकाना है, ये डिपेंड करेगा कि मेरी मंथली इनकम क्या है। आपके पास ऑप्शन है, 3 साल का भी ऑप्शन होता है, 5 साल का भी होता है, अप टू 7 इयर्स का भी ऑप्शन होता है कि आप ये ले सकते हैं। सो पहली चीज देखें टेन्योर। टेन्योर ये डिसाइड करता है, जितना टेन्योर बढ़ेगा उतना इंटरेस्ट कंपोनेंट बढ़ता जाएगा। पर टेन्योर इसलिए सही तरीके से डिटरमाइन करना जरूरी है कि मैं उतना ही पैसा दे सकता हूँ जितनी मेरी मंथली इनकम है, उसी में से ही निकाल के दूंगा। तो ब्याज बचाना तो चाहता हूँ, पर उसको 3 साल में करने की मेरे पास कैपेसिटी भी होनी चाहिए। तो इसीलिए मुझे सबसे पहले देखना चाहिए कि टेन्योर क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, बैंक के प्रोसेसिंग चार्जेस क्या है। अगर मैं कोई फोरक्लोजर करना चाहता हूँ तो मेरे लिए क्या ये फोरक्लोजर पॉसिबल, बैंक मुझे अलाउ करता है बिना पेनल्टी के, बिना इंटरेस्ट चार्जेस के। ये 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको देखनी चाहिए। और लोन कंपोनेंट क्या है, इंटरेस्ट को लिवरेज करना आना जरूरी है। इसीलिए इंडिया में कहते हैं कि कार लोन, हाउसिंग लोन अच्छे, क्यों? क्योंकि ये 7-8-9% पे। और जब आप मार्केट्स में पैसा लगाएं और राइट टाइम पे लगाएं तो हो सकता है आपको 12-13-14% का रिटर्न मिल जाए। तो ऐसी स्थिति में आपको लोन लेना चाहिए, बट आपको हमेशा अपनी कैपेसिटी भी देखनी चाहिए। इंटरेस्ट जितना एडवांटेजियस है उससे कहीं ज्यादा डिसएडवांटेजियस हो जाता है अगर वो आपकी कैपेसिटी के बियॉन्ड हो। राइट। ईएमआई का जो ट्रैप है, इससे कैसे बच सकते हैं, इसको भी थोड़ा डिफाइन कीजिए हम। सो ईएमआई का ट्रैप, पहले तो ये असेस करें कि आपको ईएमआई करानी या नहीं करानी। आजकल ट्रैप कैसे ले करते हैं, आप ईएमआई करा लो तो आपको इस प्रोडक्ट पे इतना परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट और दे देंगे। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि जो डिस्काउंट आपको मिल रहा है वर्दी है कि नहीं, वर्सेस जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो मैच करता है नहीं। बहुत स्मार्ट होते हैं बैंक्स। बैंक से कहते हैं कि आप इंटरेस्ट फ्री ईएमआई करा लो, इंटरेस्ट फ्री है, 6 महीने में आईफोन ले लो, 12 महीने में पैसा दे देना, हमें कोई दिक्कत नहीं है, इस पे हम कोई इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे। लेकिन आपको ये असेस करना चाहिए कि वो 12 महीने का इंटरेस्ट आप पे कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, या जो इंस्टॉलमेंट आएगी। और जैसे ही डिफॉल्ट होगा आपने जो भी डिस्काउंट अवेल करा है वो सब साफ हो जाएगा अगर डिफॉल्ट हुआ तो। तो इम्पोर्टेंट ये कि उस ट्रैप में बचने से पहले आपको वे करने की जरूरत है फायदा है कि नहीं है, कि डिस्काउंट, ऑफर, इंसेंटिव वर्सेस इंटरेस्ट हैसल कितना है। दोनों कैलकुलेट करो, दोनों कैलकुलेट करिए। और प्राइमरीली आप जब इसको बहुत अच्छे से कैलकुलेट करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि आप ज्यादा इंटरेस्ट की गणित इसमें मत रखिए। आपको कोई बहुत ज्यादा बड़े ऑफर्स इसमें नहीं मिलते। ये ऑफर सिर्फ इसलिए होते हैं कि वो आपसे इम्पल्सिव बाइंग करा पाए। आपको आज ये दिखे कि 1 लाख रुपए का आईफोन लेने के लिए आज तो मुझे कुछ भी नहीं देना और महीने के 8-10 हजार रुपए मैं देता रहूंगा और मेरा काम निकल जाएगा। 10,000 आप दे पाएंगे कि नहीं, ये अगर आपको पता है, श्योरिटी है कि आ जाएंगे मेरे पास हर महीने, तब तो आप ले सकते हैं 100%। अदरवाइज नहीं है। और आप, मैं तो तभी लेता हूँ इंटरेस्ट पे जब मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए आज ही हो। चलो भाई ले लेते हैं, है ना, वो मैंने पार्क करके रख दिए, अब मैं लिवरेज कर रहा हूँ, अब मैं मजे ले रहा हूँ सामने वाले की। करेक्ट। ऐसा ना हो कि जो सामने वाला, अगर 1 लाख नहीं है तो मैं बिल्कुल भी नहीं लूंगा, चाहे कोई भी स्कीम। अब ये बताइए कि किसी को इन्वेस्टमेंट की बिल्कुल जीरो नॉलेज है, आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन कमाना तो सबको है, तो कैसे कमाए? सो नॉलेज नहीं है तो इन्वेस्टमेंट करना है
तो आप फोर्स्ड है कि आपको नॉलेज एक्वायर करनी पड़ेगी। इट्स आपको ये फोर्स्ड है, थंब रूल। थंब रूल है। आप किसी भी वर्टिकल के हो, राइट, मैं फाइनेंस का हूँ, मेरे लिए एक्वायर करना इजी है। कोई इंजीनियर होगा वो भी करने के लिए तैयार है। आज की डेट में इतना कंटेंट और इतनी लर्निंग है ओपन सोर्सेज से कि आप ले सकते हैं। सो ग्रेजुअली इन्वेस्ट करें और ग्रेजुअली लर्न करें। कई बार आपको गेम खेलने से ही गेम समझ आता है, राइट। खेलना शुरू करें, खेलना शुरू करें, स्लो खेले, धीरे खेले, अंडरस्टैंडिंग बनाए और फिर आप आगे का डिसीजन ले। तो क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है मतलब मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन वाइज है, थोड़ा सा आप वो डिफाइन करें। ये डिपेंड करता है कौन सा इंस्ट्रूमेंट, पर अगर आप इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो प्राइमरीली आपके केवाईसी होगी, डीमैट अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए। ऑटोमेटिकली आजकल सब कुछ लिंक होता है, राइट। बट इन प्रिंसिपली आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए जिसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड की या शेयर्स की यूनिट्स आप होल्ड कर सकते हो। डीमैट के लिए आपको आधार और पैन दो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है जो चाहिए ही चाहिए। अगर वो होंगी तो कोई भी चैलेंज नहीं है प्राइमरीली रिक्वायरमेंट फुलफिल करने का। ये मैटर ऑफ, आज की डेट में डीमैट अकाउंट खोलना इज अ मैटर ऑफ मिनट्स। जीरोधा, ग्रो जैसी कंपनियां जो है उसमें आप अपलोड करते जाइए डॉक्यूमेंट एंड इमीडिएटली आपको डीमैट अकाउंट को बैंक से बैट मिल जाएगा आपको, पिच तैयार है, आप बस खेलने के लिए उतर जाओ। तो आप खेलने के लिए उतरने से पहले बताओ कि एसआईपी और लमसम जो है इनमें क्या डिफरेंस है और कौन सा किस सिचुएशन में बेटर जो है रिजल्ट देता है। एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, एसआईपी डिसिप्लिन प्लान है। आपने अपना ईयरली गोल देखा, आपने अपना 3 ईयरली गोल देखा, उसको आपने इंस्टॉलमेंट्स में बांट लिया, मंथली इंस्टॉलमेंट्स में। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट है, आप फिक्स कर लेते हैं, फंड फिक्स कर लेते हैं, अमाउंट फिक्स कर लेते हैं, डेट फिक्स कर लेते हैं और उस डेट पे वो ऑटो डेबिट हो जाती है या आपको उस डेट पे उसमें जमा कराना है। लमसम जैसा कि नाम बता रहे हैं, आप एडहॉकली, आज आपका कोई बड़ा गेन हुआ, बिजनेस में तो बहुत बार होता है कि आपके पास एक साथ 5-10 लाख रुपए आए, तो यू डोंट वेट फॉर एसआईपी। आपको लगता है ये राइट टाइमिंग है तो आप लमसम 5-10 लाख रुपए लगा सकते हैं। दोनों करना चाहिए, सिर्फ एसआईपी नहीं करना चाहिए। जब जब आपके पास एक्सपोनेंशियल गेन्स हो तुरंत आप लमसम भी कर दीजिए उसके साथ। एसआईपी मिनिमम है, लमसम बोनस है। अगर आप लमसम कर पाते हैं एसआईपी के साथ तो ये बिल्कुल इसका एक परफेक्ट मॉडल होगा इन्वेस्ट करने का। राइट। अब ये बताइए, म्यूचुअल फंड्स हैं सही, ये हम सुनते जा रहे हैं, रोहित शर्मा ने भी कह दिया और उनसे पहले भी कई सारे क्रिकेटर्स ने आके टीवी पे समझा दिया। क्या सच में सही है, क्या सच में सेफ? म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सेफ है, लेकिन एज एन इन्वेस्टर आपको ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि ये फिक्स रिटर्न्स देंगे। सही मतलब फिक्स नहीं है, सही मतलब वे ऑफ इन्वेस्टमेंट सही है, सही मतलब सिक्योर है, सही मतलब आपका पैसा कहीं जाएगा नहीं, लेकिन लिंक्ड तो वो मार्केट से ही है। तो मार्केट आज डाउन है, आप देख लीजिए, आपने साल भर में जो म्यूचुअल फंड्स खरीदे आज की डेट में सब रेड में होंगे क्योंकि मार्केट डाउन है। उसमें भी कुछ ऐसा हो सकता है, आपने कोई ऐसा स्पेसिफिक फंड खरीदा जो सेक्टर बहुत अच्छा चल निकला, तो हो सकता है कि वो इसीलिए मल्टीपल सेक्टर्स में हो। सही इसलिए भी है कि आप एक ही जगह पे इन्वेस्टेड नहीं हो। सही इसलिए भी है कि उस फंड को मैनेज करने के लिए आपने कहा भाई मेरे को तो नॉलेज नहीं है ना, क्या करे, तो आप नॉलेजेबल लोगों के हाथ में पैसा दो, वो मैनेज करेंगे। सो आपका पूरा पोर्टफोलियो मैनेजर होता है, वो बहुत बड़ा डेजिग्नेशन होता है उसका। आई थिंक प्रीडोमिनेंटली म्यूचुअल फंड एकदम सही है, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन रखना कि म्यूचुअल फंड मुझे 12, 15, 18% का रिटर्न हमेशा देता रहेगा, ये गलत है। और एक्सपेक्टेशन ना रखें। आप हमेशा रिटर्न को एक होराइजन में कैलकुलेट करें, ओवर एक्सपेक्टेशन ना रखें। तरीका सही है, अब उसके बाद आपको अंदर जाके कैसे खेलना है वो आप पर और आपके पोर्टफोलियो मैनेजर पर डिपेंड करता है। ये बताइए कि म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते वक्त कौन सी बड़ी गड़बड़ी कर देते हैं लोग, कौन सी गलती हो जाती है? म्यूचुअल फंड जब सेलेक्ट करना हो तो थोड़ा सा आपको सेक्टोरियल अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ती है, राइट। हर फंड अलग अलग तरीके के फंड है, सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स होते हैं, फिर कुछ फंड होते हैं जो ग्रोथ होते हैं, कुछ होते हैं जो डायरेक्ट होते हैं। गड़बड़ ये है कि आप किसी का हिस्टोरिक परफॉर्मेंस देख के आप उसके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने लग गए। हिस्टोरिक परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है, देखनी चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि फ्यूचर वैसा हो जैसा
इंडिया के लिए जैसे मैं एक कंपनी का एग्जांपल दूंगा, टीसीएस। किसी टाइम पे बहुत ही आज भी बहुत ही वाइटल कंपनी है, बहुत जनों को एम्प्लॉयमेंट देती है। लेकिन आज से 2 साल पहले टीसीएस का शेयर था 4, 4,500, 5,000 रुपए का। आज वो शेयर रह गया 2,500 रुपए का। क्योंकि जैसे ही एआई आया तो जितनी भी इंडिया की आईटी कंपनीज है, क्या वो उस एआई पे अडेप्ट कर पाई या नहीं कर पाई? आई एम श्योर टीसीएस भी कर पाएगा, बट वो जर्नी आप फोर्सी कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, ये इंपॉर्टेंट है। आप ये सोचे कि जी 10 साल आईटी के थे या 10 साल सर्विस इंडस्ट्रीज के थे, अगले 10 साल निश्चित रूप से एआई के होंगे, सेमीकंडक्टर्स के होंगे, माइक्रोचिप्स के होंगे। सो देयर विल बी ए शिफ्ट। सो आपको ये भी देखना चाहिए। तो होगा क्या कि आज आप कोई सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का या कोई हार्डवेयर कंपनी का पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड्स देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि उसकी हिस्ट्री में जाके कि इसमें तो रिटर्न ही नहीं था, क्योंकि हिस्ट्री में कभी उसमें वो बूम आया ही नहीं था। लेकिन अब आ रहा है। तो आपको हिस्ट्री और फ्यूचर को असेस करते हुए ही सेक्टर सेलेक्ट करना चाहिए। और आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? क्या आप ग्रोथ फंड की तरफ जाना चाहते हैं, आप डायरेक्ट फंड की तरफ जाना चाहते हैं, क्या आप क्यूमुलेशन चाहते हैं या आप यूनिट से डिविडेंड चाहते हैं? बहुत अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स है। सो प्राइमरीली उन इंस्ट्रूमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग होना सबसे इम्पोर्टेंट है, और किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टेड नहीं रहना ये उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट। बिल्कुल। तो सारे एग्स एक बकेट में ना हो, एक बास्केट में ना हो, बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं हमारे सीए साहब। और वो ये भी बता रहे हैं कि आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव चलना है। सिर्फ पास्ट पर डिपेंडेंट रहेंगे कि यार पहले तो रन बनाए थे, आगे बनाएगा कि नहीं बनाएगा, इस पे बहुत जो है मैटर करता है। तो उसके लिए प्रेजेंट सिनेरियो जो है वो समझना बहुत जरूरी है। 5,000 रुपए अगर किसी के पास में पर मंथ की सेविंग हो रही है, क्या वो म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। 1,000 रुपए पे भी जा सकता है। अच्छा, इसकी कोई मिनिमम लिमिट थोड़ी नहीं है। पर अगर आप मंथली 5,000 रुपीज म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं तो 2 फंड आइडेंटिफाई करिए, 2,500 रुपए डालना स्टार्ट कीजिए, और आपको जाना ही म्यूचुअल फंड की तरफ चाहिए, क्योंकि आपका वो 2,500 रुपए ऑलरेडी 50 कंपनी में जाके मल्टीपली इन्वेस्टेड है, तो आप काफी सिक्योर हो जाते हैं, आपका रिस्क काफी कवर हो जाता है। वर्सेज कि मैंने आपको 5,000 रुपए में 2,500 के 2 शेयर बताए, तो आपका रिस्क बढ़ गया। नो डाउट रिटर्न भी है, बट रिस्क आपका बढ़ गया। फॉर 5,000 रुपीज ऑफ अ सेविंग आप उतना रिस्क नहीं ले सकते। अगर आप यही सवाल मुझसे पूछते कि आपकी 50,000 रुपए महीने की सेविंग है, तो मैं आपको बोलता ठीक है 10-15 हजार के शेयर भी लीजिए, 20-25 हजार के म्यूचुअल फंड भी लीजिए, 10-20 हजार रुपए के रीट्स भी लीजिए, आप एफडीज में भी इन्वेस्ट करिए। लेकिन जब आपके पास लिमिटेड अमाउंट टू प्ले, सबसे सेफेस्ट ऑप्शन ही म्यूचुअल फंड है। राइट। अब म्यूचुअल फंड से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्रेडिंग की और इन्वेस्टिंग की। ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग की बात करता हूँ, सबसे बड़ा अंतर क्या है दोनों में? सो इन्वेस्टिंग लॉन्गर होराइजन का है, ट्रेडिंग शॉर्ट है। ट्रेडिंग इंटेंट की बात है कि आज आप सुबह कोई स्क्रिप्ट बाय कर रहे हो और शाम तक आपको उसको बेचना है, राइट? या आज की डेट में जिसको हम कहते हैं डेरिवेटिव ट्रेडिंग, फ्यूचर और ऑप्शंस, आप कोई ऐसी चीज बाय कर रहे हो जो कि फ्यूचर की डेट, जिसकी प्राइस एट अ फ्यूचर डेट डिसाइडेड है, या कोई ऐसा ऑप्शन बाय कर रहे हो, कॉल और पुट जिसको कहते हैं, कॉल मतलब खरीदना और पुट मतलब मैंडेटरली बेचना। तो इन केस में वॉल्यूम हाई होता है क्योंकि आपको लॉट्स में खरीदना पड़ता है, और रिस्क तो आज आपका कुछ नहीं लगता, आज आपका ट्रेडिंग में लगता है मार्जिन मनी। हमेशा जो ब्रोकर है वो आपसे एक मार्जिन मनी रखता है, विच मीन्स कि अगर ये डाउन होता गया तो आपको मार्जिन मनी से सेट ऑफ करता जाता है, राइट? सो इन्वेस्टिंग ज्यादा डिसिप्लिन्ड है। जो फ्रेशर्स है उन्हें हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए, ट्रेड नहीं करना चाहिए, किसी की टिप्स पे ट्रेड नहीं करना चाहिए, और फ्यूचर ऑप्शन तभी करना चाहिए जब आप उस पूरी इंडस्ट्री को बिल्कुल ढंग से समझते हैं। डेरिवेटिव ट्रेडिंग में देयर इज अ एलिमेंट ऑफ लक विच इज इन्वॉल्व। इन्वेस्टिंग में भी लक तो देखिए हर जगह इन्वॉल्व है ना, बट इन्वेस्टिंग में वो लक जो है वो इतना मैटर नहीं करता। अगर आप उसको डिसिप्लिन तरीके से करते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं साइकिल टर्न अराउंड करती है और आपको इन्वेस्टमेंट से गेन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। राइट। तो ये बताइए कि क्या ट्रेडिंग से रेगुलर इनकम बना सकते हैं? रियलिस्टिकली ये पॉसिबल है कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ और रोजाना का पैसा बन रहा है? बहुत हाईली आपका फाइनेंशियल एक्यूमेंट बहुत हाई होना चाहिए। इट इज नॉट दैट इजी। इट मींस कि आप एक्सपर्ट हो, है ना? बना पा रहे हो? नहीं बना पाया। इन्वेस्टमेंट से बना पाया, ट्रेडिंग से नहीं बना। ट्रेडिंग में इन लॉन्गर होराइजन जरूरी नहीं है आप बना पाए। बहुत ही आई टोल्ड यू, मैं आपको बोला कि बहुत ही अच्छी किस्मत चाहिए और बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए। नॉलेज चाहिए
मार्केट की आपको ट्रेंड एनालिसिस बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आप वो कर पाते हैं तो ऐसा नहीं है, लोगों ने कीड़ा होना चाहिए मतलब मार्केट का, लोगों ने बनाए, हाँ। बट एटलीस्ट जो जिसकी फाइनेंशियल लिटरेसी पुअर है उसको तो बिल्कुल नहीं ट्राई करना चाहिए। जिसको लगता है वो कर सकता है तो हो सकता है कुछ कंपोनेंट करके देखे, बट मेरा व्यक्तिगत मानना ये कि इट इज मोर थ्रिल देन गेन। बेसिकली अगर मैं इसको डिफाइन, आपको थ्रिल आएगा है ना, आपको ऊपर नीचे होते हुए दिखेगा, आपको मजा आएगा, लेकिन वो गेन आप रियलाइज कर लो और उस गेन को आप एंजॉय कर लो, ये डिफिकल्ट है। तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि जो इन्वेस्टिंग है वो T20 वाला फॉर्मेट है, थोड़ा सा आसान है। ये वाला जो है ट्रेडिंग वाला है, टेस्ट क्रिकेट है। ये लाल गेंद जो है आके स्विंग करेगी, बाउंसर पास से जाएगी, पता चलेगा नहीं हो क्या रहा है। तो टिल द टाइम आपके पास क्रिकेट की उतनी डेप्थ नॉलेज नहीं है, मतलब क्रिकेट से अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो आपको टेस्ट मैच खेलने नहीं उतरना चाहिए। आप ये कह रहे हो कि बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए इसके लिए। बहुत ज्यादा। मैंने सुना है कि 90% जो ट्रेडर्स हैं वो पैसा गंवा देते हैं, ऐसा होता है? ज्यादा ही होता होगा, प्लस 90 होगा अगर आप रिसर्च देखेंगे तो। प्लस 90 होगा, पैसा नहीं बना पा रहे, पैसा नहीं बना पाते। बिगिनर अगर कोई सीखना चाहे, फिर भी जो देख रहा हो उसको लग रहा हो मैं तो सर कर लूंगा, कैसे कर सकता है? कितना टाइम लगेगा सीखने में? नहीं, सीखने के लिए तो इतना टाइम लगेगा जब तक आपको पहली बार घाटा नहीं होता। जब पहली बार आपको घाटा हो जाएगा तो काफी लर्निंग तो आपकी वहीं से आ जाएगी। बट जोक्स अपार्ट, मुझे लगता है कि देखिए मैं तो बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ कि बिगिनर को स्ट्रेट ट्रेडिंग में जाना चाहिए। आप पहले इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टिंग के रिटर्न्स देखें, उन्हीं स्क्रिप्ट्स में आप फ्यूचर और ऑप्शंस को ट्राई करें, तो थोड़ा सा कोई समीकरण बैठता है। नहीं तो अदरवाइज सीखने के लिए तो मैंने आपको बोला कि अल्टीमेटली आप बहुत क्विकली उसको लर्न कर पाएंगे, बट इसमें जो वेल्थ इरोजन की स्पीड है वो बहुत हाई होती है। अच्छा ये बताइए, जो इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर जो फाइनेंशियल गुरु आ गए, जिनके ग्रुप्स बने हुए हैं और वहां मुफ्त का बांटा जा रहा है ज्ञान, जो आपने कहा टिप दी जा रही है, बेनिफिशियल है या डेंजरस है मामला? बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। इट्स अ ट्रैप, इट्स 100% ट्रैप। मैंने आपको बोला कि मार्केट को कोई प्रिडिक्ट कर सकता है तो भगवान ही है, बिल्कुल प्रॉपर्ली। या आप राकेश झुनझुनवाला जी की तरह हुए कि आपने अपनी लाइफ मार्केट में लगाई, आपको पता है कि मार्केट किस तरह बिहेव करता है, कोई कंपनी किस तरह बिहेव करती है, इसका क्या फ्यूचर है, क्या पोटेंशियल है। आप देखिए वो कितने वेल रेड थे, कितने वेल एजुकेटेड थे। He was also a chartered accountant by profession. Right. And that is why I feel कि ये जो टिप्स है ये एक जंजाल है जो कि स्टॉक ब्रोकर्स बुनते टू इंक्रीज द वॉल्यूम, या मैं बोलूंगा कि कुछ कई बार छोटी कंपनीज या ऐसी कंपनीज जो अपने शेयर को चलाना चाहती है वो कॉन्स्टेंटली ऐसी इंफॉर्मेशन मार्केट में पुश करती रहती है। टिप किसी भी सीजन प्रोफेशनल से ली गई हुई टिप, उसके एनालिसिस पे ली गई हुई टिप जरूर आप सुन सकते हो, लेकिन अपनी पढ़ाई करे बिना सिर्फ उस टिप को मत देखे। ये व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह की तो कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। एटलीस्ट टीवी में कोई आ रहा है, जी बिजनेस पे कोई आ रहा है, CNBC पे कोई आ रहा है, दे आर प्रोफेशनल्स, दे नो हाउ मार्केट बिहेव्स, बट मैं कभी भी उनकी बात पे भी 100% ट्रस्ट नहीं करता। आपको ट्रस्ट करना चाहिए आपकी इंफॉर्मेशन पे, आपके पास कितनी इंफॉर्मेशन है, राइट। सो टिप्स पे बिल्कुल काम नहीं करें, अपनी पढ़ाई करें। टिप्स से अगर आपको टिप्स में किसी की इंफॉर्मेशन समझ आती है तो आप अपनी पूरी रिसर्च करें। यहाँ भी मैं यही बोलूंगा, इंपल्सिव बाइंग नहीं करें। किसी ने आके टीवी पे बोल दिया कि ये कल 250 रुपए का शेयर 20% हो जाएगा, इतना स्टॉप लॉस लगा लो, राइट, बिल्कुल नहीं करें। कैसे होगा, क्या रोड मैप है, क्यों होगा, इसके आंसर्स आपको आने चाहिए। रिसर्च करें तब जाके मार्केट में, उसके बाद भी हो सकता है आप गलत हुए, राइट, बट एटलीस्ट आप रिसर्च तो करें, राइट। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि ये दिल दा मामला के साथ साथ बिल दा मामला भी है, पैसे का मामला है, थोड़ा इमोशनल कम ही रहे, फाइनेंशियली नॉलेज आपके पास में बहुत अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल, इसमें इमोशनल डिसीजंस जो लिए जाते हैं या अपने दोस्त की बातों में आके किया, मैंने देख यहाँ से मैंने यहाँ 50,000 डाले थे, ये 5 लाख रुपए हो गए 5 साल में, इन बातों पे बहुत ज्यादा यकीन ना करें। बहुत ही रेयरेस्ट केसेस में होता है जहाँ पे पैसा इस लेवल का मल्टीप्लिकेशन ले पाते हैं। कोई आके आपको समझदारी की बात करे कि इसमें 12-13% का रिटर्न निकल रहा है 2-3 साल से, मेरे पास ये चार्ट है, ये ट्रेंड है, बिल्कुल आप अपनी रिसर्च करें। बात रियलिस्टिक लगती है तो आपके ब्रेन को ये सिग्नल आना चाहिए कि ये बात अनरियलिस्टिक है। मैं अभी आपसे बोलता हूँ आप मुझे 50,000 रुपए दीजिए,
मैं आपको 3 महीने बाद 75,000 रुपए करके दूंगा, तो आपका पहला क्वेश्चन आना चाहिए 25,000 रुपए कहाँ से कमा रहे हो, कैसे आएंगे, और अगर इतना ही मैं सीजन हूँ तो मुझे आपके पास आने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, राइट। तो इस तरीके के स्कैम्स, और कई बार लोग इसमें मेच्योरिटी लेवल भी नहीं अचीव कर पाते। सो जैसे किसी ने नया पैसा कमाया, मान लीजिए मैं आपको उस माइक्रोन कंपनी की बात कर रहा था, 3 दिन पहले 22% वो शेयर बढ़ा हुआ था, राइट। उसने कमाया तो उसे लगा कि यार आगे भी 22% बढ़ जाएगा। उसने आके आपको बताया कि यार ये देख मैंने 50,000 लगाए थे, ये एक ही दिन में 75,000 हो गए। ये बात फैक्चुअली सही है, लेकिन 75,000 कल 1 लाख होंगे या नहीं, ये सही नहीं, ये बात आप ही को एसेस करनी पड़ेगी, नहीं तो अल्टीमेटली यू विल एंड अप लूजिंग योर मनी। राइट। अब आखिरी में ऐसे ही कुछ मिथ्स और रियलिटी पे बात करते हैं, रैपिड फायर खेलते हैं। ठीक है। अब सीएस आपके साथ बैठे हैं तो मैं फेवरेट फूड और फेवरेट जो है कॉफी के बारे में तो नहीं पूछूंगा, मैं आपसे सीधा ये पूछूंगा कि बताइए म्यूचुअल फंड में पैसा डूब जाता है, इट्स अ मिथ और दिस इज अ रियलिटी? इट्स अ मिथ। इट्स अ मिथ। क्रेडिट कार्ड यूज करना ही नहीं चाहिए, ये मिथ है या रियलिटी? मिथ। मिथ। स्टॉक मार्केट जो है गैम्बलिंग है? मिथ। जो फिक्स डिपॉजिट है वो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट? रियलिटी। ये रियलिटी। रिच लोग बट जो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, टीएनसी अप्लाई। जो अमीर लोग हैं वो टैक्स ही नहीं देते। ये लगता है गरीब, ये अच्छा क्वेश्चन है। गरीब को तो ये लगता है कि मेरे को तो ऐसा लगता है अगर आप बिल्कुल पर्सनली जानेंगे हाँ, तो मुझे लगता है सच में सैलरी ज्यादा टैक्स देता है। अच्छा। जो बिजनेस फैमिलीज होती है या जो हाँ, बिजनेस एम्पायर्स होते हैं, दे नो द वेज टू प्लान टैक्स। देखिए टैक्स इवेजन की तो अपन बात ही नहीं कर रहे, टैक्स इवेजन तो चोरी है ना। अगर आप सरकार का खजाना से कोई भी चोरी करेंगे तो वो चोरी है, लेकिन वो प्लानिंग बहुत अच्छी कर पाते, जिस वजह से टैक्स बचा पाते हैं बेसिकली, है ना। दे एंड अप लिविंग अ बेटर लाइफस्टाइल विद अ लेसर टैक्स स्ट्रक्चर। समबडी, आप देखिए आज की डेट में सैलरी स्ट्रक्चर ऐसा हो गया, कोई 1 करोड़ रुपए की सैलरी पे है ना, तो 37-38 लाख रुपए तो वो टैक्स ही दे रहे हैं। वही 37-38 लाख रुपए बिजनेसमैन कहाँ किस लेवल पे जाके टैक्स देता है, आप ये देखना, तो आपको डिफरेंस दिखेगा कि उसने अपनी टैक्स प्लानिंग बहुत अच्छे से करी है। प्रॉब्लम सैलरी इनकम की है कि आपके पास टैक्स प्लानिंग ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं, है ना। वो प्री डिसाइडेड होते हैं, सरकार को बिल्कुल क्लियरली दिखता है कि यहाँ से पैसा आया, यहाँ पे जाके इन्वेस्ट हुआ। बिजनेस में वो ट्रांजैक्शन ट्रेल्स पकड़ना, गवर्नमेंट इवन इतना ऑटोमेशन हो गया, इतना यही है, आज आप इनकम टैक्स रिटर्न भरने जाते हो तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बता के रखते हैं आपके बैंक का इंटरेस्ट इतना है, आपके कैपिटल गेन्स इतने हैं, सब पता चलता आपकी सैलरी इतनी है, आपकी अदर सोर्सेज इतनी है। सो बट आई विल स्टिल से इंडिया में तो अभी टैक्स देने वालों की तादाद ही बहुत कम है। टू द पॉपुलेशन वी आर एट 140-145 करोड़। लुक एट द वॉल्यूम ऑफ टैक्स पेयर्स, इट्स हार्डली 10-15%। तो टैक्स देना शुरू करेंगे तो शायद स्ट्रक्चर भी देश का और बदलने लगा और बढ़ने लगेगा। इसीलिए इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्स को बहुत महत्वता दी गई है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स में गरीब को पता ही नहीं चलता कि उसकी जेब से टैक्स चला गया। जब वो रिटर्न फाइल करके और सीए को बोलता है कि ये टैक्स मुझे जमा कराना है, तब उसको दिख रहा होता है। आप बाजार जाइए, बाजार से आप कुछ खरीदिए, उस पे आप तो दे ही रहे हैं टैक्स, आप टैक्स देते हुए चलते हो। इसीलिए इंडिया का इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर पे ही इंडिया की डिपेंडेंसी भी है। राइट। डायरेक्ट टैक्स से कोई बहुत ज्यादा कलेक्शन थोड़ी नहीं है, राइट। 10-12% का कलेक्शन है फिस्कल का, तो सारा आपको कहाँ से आता है? इंडायरेक्ट से आता है। थैंक यू सो मच, मजा आया आपसे बात करके। आखिरी में कोई टिप है जो आप, जो सारी ऑडियंस उनको देना चाह रहे हैं? एज कैटेगरी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप तो सबको कुछ बताना चाह रहे हैं पैसे को लेकर के, क्योंकि मैंने सुना है कि पैसा जो है सब कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता है, तो मनी मैटर्स। पैसा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है आपका। पैसे को इग्नोर नहीं करें, पैसा बनाने को इग्नोर नहीं करें, पैसे से पैसा बनाने को भी इग्नोर नहीं करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है आपकी लाइफ को ये दिशा देने का कि आप अपनी लाइफ को कैसे जीते। तो द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट द यंग जनरेशन हैव स्टार्टेड इग्नोरिंग मनी। डोंट इग्नोर मनी, मनी इज important, money will help you, money will give you a life which you want to achieve. So invest wisely, invest in a disciplined way and make sure that, जैसा आपने कहा था कि you die, और जब आप इस दुनिया से जाए तो आपके पास एक अच्छी जिंदगी आपके पीछे देखने के लिए हो, और आपकी आगे की जनरेशन भी एक बहुत अच्छी जिंदगी देख पाए, ये कोशिश करें। क्या बात है, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आपसे बात करके, थैंक यू सो मच।